हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओनली आईएएस की इंडियन इको की उड़ान 500 प्लस की इकोनॉमिक्स की करंट अफेयर मैगजीन को। अब तक हम लोग यहाँ पे आपकी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस तक के टॉपिक को कवर कर चुके हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एनपीएस वात्सल्य। देखिए, जो टॉपिक डिटेल में रिक्वायर्ड है उनको मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, बट जहाँ पे डायरेक्टली सीधा इन्फो पे बात करनी है, बहुत डिटेल में चीजें नहीं है, उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं सो दैट हम लोग जल्दी से जल्दी इस मैगजीन को कवर कर पाए। बिकॉज सिर्फ एक बार पढ़ने से कई बार चीजें माइंड में नहीं रहती है। रिवीजन और प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कवर द थिंग्स। तो ये खत्म करते ही हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस पे भी यहाँ पे वर्क करेंगे। अब हमारे पास टॉपिक है एनपीएस वात्सल्य को लेके। तो देखिए, एनपीएस जो स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, ये पहले से एग्जिस्ट करती है। अभी रिसेंटली करंट अफेयर में ये एनपीएस वात्सल्य है, जिसको सितंबर 18 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने लॉन्च करा है। तो एनपीएस वात्सल्य से पहले आप जानिए नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। तो नेशनल पेंशन स्कीम की जब हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट करा था प्लान 2004 में। शुरू में जब ये एनपीएस पेंशन स्कीम आई थी ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आई थी, बट लेटर ऑन इसको सारे सिटीजन्स के लिए, इनिशियली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आई थी, बट बाद में इसको नेशनल पेंशन स्कीम को सारे सिटीजन्स के लिए ओपन कर दिया गया था। राइट। ये एक जो नेशनल पेंशन स्कीम है वो एक वॉलंटियरी स्कीम है, जहां पे आप अपनी मर्जी से कुछ कुछ पैसा एक पर्टिकुलर फंड में जो है वो डिपॉजिट करके रखते हैं। और इस स्कीम को रेगुलेट करता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये आपकी एनपीएस को क्या करता है, एनपीएस को मैनेज करता है। इसको 2003 में स्टैब्लिश किया गया था, अगर हम इस अथॉरिटी के बारे में देखें। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना था बाय द एक्ट दैट केम इन 2013। 2003 में स्टैब्लिश कर दिया था, लेकिन 2013 में इसके रिगार्डिंग एक एक्ट आया जिसके थ्रू एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया, और ये रेगुलेट करता था पेंशन सेक्टर को इंडिया में। ये देखता था कि किस तरीके से पेंशन फंड जो है वो वर्क करेगी, उसको मैनेज करने का काम। प्लस ये एडमिनिस्टर करता है ऑल्सो अटल पेंशन योजना को भी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। अब एनपीएस की अगर हम बात करें तो एनपीएस अभी वात्सल्य पे नहीं आ रहे हैं, बट एनपीएस की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया ये वॉलंटियरी स्कीम है, और ये अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो इन्वेस्ट करे पेंशन अकाउंट में। और वेरी ऑब्वियसली पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट आपको मिलेगी, तो आप अपने पेंशन अकाउंट में इन्वेस्ट करें। अब ये जो एनपीएस है, आपको ये ध्यान रखना है, ये ओपन है फॉर द पब्लिक। अगर आपसे सिर्फ बोले क्या पब्लिक एम्प्लॉयज के लिए, नो, तो ये पब्लिक के लिए भी है। इसी तरीके की स्टेटमेंट में आपको एमसीक्यू में उलझाता है। नेशनल पेंशन स्कीम इज फॉर पब्लिक, प्राइवेट और इवन अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसमें इंक्लूड है। अब आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखेंगे तो वहां कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी इंक्लूड होते हैं, बट ये एक्सक्लूड करता है आर्म्ड फोर्स पर्सनल को। ये चीज बिल्कुल अच्छे से, नेशनल पेंशन स्कीम की मैं बात कर रही हूँ, तो आर्म्ड फोर्सेस को ये इंक्लूड नहीं करता। तो नेशनल पेंशन स्कीम जिसे रेगुलेट करता है आपका आपका पीएफ आरडीए, इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पर्सन, बट यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसका सर्टेन परसेंटेज जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। दैट इज अ प्रोसेस। यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे हम कितना क्या कितना परसेंटेज, बट आपने बेसिक एनपीएस के बारे में जाना। अब यहाँ पे जो वात्सल्य दे रखा है ये क्या है, अब यहाँ पे बोला गया कि हम जो है यहाँ पे सेविंग और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो इंकरेज करने की बात करेंगे, इवन इन द माइनर्स ऑल्सो। माइनर्स में भी ये चीज रहे, तो ये गवर्नमेंट के ब्रॉडर एफर्ट का पार्ट है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग भी इंकरेज करें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन का जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो भी सिक्योर रह सके। अब देखिए, वो तो माइनर है, तो यहाँ पे उसके जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे जो है ये अलाउ करता है पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि आप उनका एनपीएस अकाउंट ओपन करो उन बच्चों का, और वहां पे रेगुलरली कंट्रीब्यूट करो अंटिल द एज ऑफ 18। राइट। ये जो है ये एक मॉडिफाइड वर्जन है एनपीएस स्कीम का। मैंने बताया एनपीएस पहले से एग्जिस्ट करती थी, तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन है जो माइनर्स के लिए डिजाइन करा गया है। पेरेंट्स यहाँ पे आपके डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे, पहले आपका अकाउंट ओपन करेंगे एंड देन डिपॉजिट करना स्टार्ट करेंगे अप टू 18 ईयर्स। अब अप टू 18 ईयर्स यहाँ पे पेरेंट्स जो है ना वो 2 से 3 बार यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं, और आफ्टर 18 जो है वो फिर चिल्ड्रन के पास राइट रहेगा, और कुछ कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। व्हेन द माइनर टर्न्स 18, जब वो 18 का हो जाएगा तो वो अकाउंट रेगुलर नेशनल पेंशन आपका जो स्कीम है उस अकाउंट पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले वो वात्सल्य रहेगा, लेकिन जैसे ही वो
18 का हो गया, मेजर हो गया, तो आप उसको नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दोगे और जैसे एनपीएस अकाउंट की डीलिंग होती है अब वो पर्सन खुद से उस अकाउंट को मैनेज करेगा। अब पेरेंट्स स्टार्ट कर सकते हैं विद अ मिनिमम मॉडेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 500 पर मंथ से लेके एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6000 तक, राइट? इतना इतना आप यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये हमें समझ में आया पेंशन स्कीम क्या बात करती है। अच्छा, नेशनल पेंशन स्कीम जो थी वो 18 टू 70 ईयर्स तक की एज कवर करती थी। एंड वात्सल्य की बात करें तो ये अंडर 18 की बात करता है, राइट? आफ्टर 18 तो ये नॉर्मल आपका एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो आपकी नॉर्मल जो पुरानी एनपीएस स्कीम की जो बात थी, हालांकि कोई नई स्कीम नहीं है, उसका मॉडिफाइड वर्जन है फॉर द अंडर 18 फॉर द माइनर पीपल, सो दैट माइनर पीपल में भी फाइनेंशियल जो एक सिक्योरिटी है वो हम यहाँ पे इनकलकेट कर सकें। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे उसमें डिपॉजिट करना। अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं है, पेरेंट्स मिनिमम 1000 रुपए पर मंथ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कोई अमाउंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज अबाउट द एनपीएस वात्सल्य। इतना ही इसमें जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एनपीएस के रिगार्डिंग मैंने कुछ चीजें बताई, वात्सल्य में तो देखो माइनर के लिए है, और बाकी आपको एनपीएस के रिगार्डिंग याद रखना है। एनपीएस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला टॉपिक है T+0 रोलिंग सेटलमेंट साइकिल। देखिए सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई चीज परचेज करी, आपने मुझे वो चीज हैंड ओवर करी, आपने मुझे वो चीज हैंड ओवर करी और मैंने आपको उसकी पेमेंट कर दी। परचेज हुई, हैंड ओवर हुई और पेमेंट हो गई। तो ये पूरा सेटलमेंट प्रोसेस होता है। अब ये हो सकता है ना कि मैंने अभी तो परचेज करी और आपने मुझे अभी हैंड ओवर करी और मैंने अभी पेमेंट कर दी, और ये भी हो सकता है मैं परचेज अभी करके गई, आपने बोला ये सामान जो है ये कल तक आपके यहाँ पे आ जाएगा और मुझे कल मिला और मैंने उसके बाद उसको पेमेंट करी, तो 1 डे लग गया बीच में, राइट? तो यहाँ पे इस चीज को अब हम शेयर से लिंक करते हैं। अब हम इस चीज को शेयर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपसे शेयर परचेज करे, तो मैंने आपको शेयर परचेजिंग का ऑर्डर दिया, मैंने आपको ऑर्डर दिया, उसके बाद आप मुझे क्या करोगे, शेयर इशू करोगे, और जैसे ही मुझे शेयर इशू हो जाएंगे उसके बाद मैं उसकी पेमेंट करूंगी। तो पॉसिबिलिटी है कि मैंने आपको आज ऑर्डर दिया, आपने मुझे शेयर इशू करने में 2 दिन लगाए, आपने 2 दिन बाद मेरे को शेयर वो ट्रांसफर करे और मैंने फिर उसके बाद आपको पेमेंट कर दी। और पॉसिबिलिटी है आप मुझे 1 दिन में भी दे सकते हो। तो यही जो सेटलमेंट, और जब मैं आपको पेमेंट कर दूंगी ना, ये पूरा सेटलमेंट हो जाएगा। जहाँ पेमेंट के बाद जो है तब हम मानेंगे सेटलमेंट हो गया, मैंने ऑर्डर करा, आपने इशू करे और पेमेंट हो गई, तब ये पूरा प्रोसेस जो है वो सेटल होगा। तो यही चीज यहाँ पे बोली है। देखिए पहले क्या होता था, जब कोई पर्सन शेयर परचेज कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है और उसको इशू होके वो पेमेंट कर रहा है, इसमें तकरीबन तकरीबन 2 दिन लग जाते थे, तो उसे ये कहते थे T+2। लेकिन फिर धीरे धीरे जनवरी 2013 में T+2 सिस्टम को रिप्लेस किया गया T+1 सेटलमेंट साइकिल से, कि मतलब अब आप 2 दिन मत लगाओ इशू करने और फिर पेमेंट होती है उसके बाद, तो टाइम लग जाता है, तो आप इसको T+1 में कन्वर्ट करो। मतलब आज अगर किसी ने आपसे शेयर खरीदे हैं तो आपको उसको कल तक प्रॉपर उसको इशू कर दो ताकि वो पेमेंट भी हो सके। तो ये कब आया, ये जनवरी 2023 में आया था T+1 सेटलमेंट साइकिल। लेकिन अब सेबी ने लॉन्च कर दिया है T+0। तो 2024 में यहाँ पे T+0 भी लॉन्च कर दिया गया है कि अगर आज आपसे किसी ने शेयर का ऑर्डर दिया, शेयर परचेज करे, तो आप उसको आज इवनिंग तक ही उसको ऑर्डर मतलब उसको इशू कर दो ताकि पेमेंट वो आज के आज में ही कर दे, राइट? अब देखो सिंपल सी बात है, इससे टाइम कम लगेगा। ट्रांजेक्शन जो है जब आप कम टाइम में करने की बात करते हो, जैसे मैं आपको ऊपर स्कीम बता रही थी यूनिफाइड लैंडिंग वगैरह की, तो जब आप डिजिटलाइज करने की बात करते हो या फास्ट पेमेंट की बात करते हो, जल्दी उसको रिजॉल्व करने की बात करते हो, सेटलमेंट करने की बात करते हो, तो इससे कॉस्ट बचती है, एफिशिएंसी भी आती है, राइट? हालांकि ये अभी कुछ सिलेक्टेड शेयर्स पे बात की गई है, ओवरऑल सब पे अप्लाई करने की बात नहीं की गई है। बोला गया है इसको हम बढ़ा देंगे, बट अभी कुछ सिलेक्टेड यहाँ पे शेयर्स पे कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर के साथ ये बोला गया है कि हम T+ रोलिंग सेटलमेंट साइकिल को फॉलो करेंगे। तो T+0 समझ में आ गया, शेयर आज परचेज किया आपने, ऑर्डर आज दिया, आज ही इशू हो गया और आज ही आपने पेमेंट कर दी, तो दिस इज T+0। तो यही है, ये क्या होता है सेटलमेंट साइकिल, वो टाइम फ्रेम विद इन विच फंड्स एंड सिक्योरिटी आर एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन आर फाइनलाइज सॉरी, आपने एक्सचेंज करी और फाइनलाइज कर दी गई। मतलब वही है, ऑर्डर करा, ऑर्डर के बाद आपको इशू और पेमेंट हो गई। मैंने थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, आई होप ये समझ में आया होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे, बट T+0 किसके रिगार्डिंग है, सेबी ने इशू करा है ताकि आप कम समय में विद इन द सेम डे आप अपनी सेटलमेंट को कंप्लीट कर सको। सेटलमेंट किसके रिगार्डिंग, सेटलमेंट ऑफ शेयर्स। सेटलमेंट किसके रिगार्डिंग, अच्छा सेबी जो है इट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देने की
ऑफ सेबी के मेजर फंक्शन क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, राइट। तो जनवरी 2023 में ही देखो T+2 को T+1 से रिप्लेस किया गया था और अब 2024 में ही विद इन अ ईयर इसको और ज्यादा बेटर करने की बात की गई है, इसको और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लाने की बात की गई है। हम T+0 फॉलो करने की बात कर रहे हैं सेम डे, जिससे हम क्या कर सके, ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रॉपर कर पाए। और अगर ये सेटलमेंट साइकिल शॉर्टर होगी तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैंने बताया ग्लोबल स्टैंडर्ड से आप मैच कर पाओगे। जैसे बाहर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट जो है वो जल्दी फैसिलिटेट हो जाती है, डिजिटलाइज है इतनी ज्यादा चीजें, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो हम भी उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। और जब ट्रांजेक्शन जल्दी करने की आप बात करते हो, जल्दी सेटलमेंट की बात करते हो, तो उससे कॉस्ट भी बचती है, डिले भी आपका जो है वो नहीं होता, प्लस आपकी जो दोनों पार्टीज हैं लाइक बायर एंड सेलर, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ये जो गड़बड़ कर सकते हैं कई बार, मान लो सेलर जो है खरीदने वाला पेमेंट ना करे आपको अगर आप ज्यादा दिन लगा दो, या सेलर कह दे कि उसके पास जो है वो फॉर एग्जांपल शेयर्स ही नहीं, क्योंकि हाँ शेयर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो शेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बायर एंड सेलर के पार्ट पे भी जो ये गड़बड़ हो सकती है वो भी यहाँ पे बच जाएगी अगर आपकी सेटलमेंट साइकिल जो है वो शॉर्ट रहेगी तो। क्लियर। सो ये दो टॉपिक हमने और देख लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, छोटे टॉपिक थे, जल्दी समझ में आ गए होंगे, ज्यादा लेंथ भी नहीं है वीडियो की। अगला टॉपिक हो सकता है हमारी पूरी क्लास भी ले ले, थोड़ा बहुत समझाने में हम वर्क करेंगे, तो हम बात करेंगे वॉलंटियरी ट्रांजिशन ऑफ SFBS टू UBS, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई और आपको डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। आई ट्राई कि मैं आप लोगों के डाउट और प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करूं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, देखिए सीरीज तो मैं कंप्लीट करूंगी ही करूंगी, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये पूरी सीरीज इकोनॉमी की कंप्लीट कराऊं, और इकोनॉमी की MCQ बुकलेट भी हम सॉल्व करें, और इसके साथ साथ अदर सब्जेक्ट की करंट अफेयर को भी हम लोग इनिशिएट कर सकें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्हाट अदर सब्जेक्ट यू वांट मी टू कवर। आप इसके अलावा और कौन सी सब्जेक्ट के करंट अफेयर चाहते हैं कि मैं आपकी ओनली IAS की जो करंट अफेयर मैगजीन है उससे कवर करूं। बट दैट टोटली डिपेंड कि आप कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं, एंड आप उसमें जुड़ के चलेंगे और आप लोग उस चीज को सपोर्ट करेंगे, उस चीज पर डिपेंड करता है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। So that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the further topics.